हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके जो 8 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका नाम था पादपों में खनिज पोषण। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर पिछली क्लास में हमने देखा था वृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और नाइट्रोजन तत्व के बारे में भी हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन तत्व किस प्रकार उपयोगी है और उसकी कमी से पादपों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। आज हम देखते हैं फोस्फोरस के बारे में कि फोस्फोरस का पादपों में क्या उपयोग है और उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, जो फोस्फोरस, इसका प्रतीक चिन्ह होता है बी। फोस्फोरस होता है वो वायुमंडल में गैसों के रूप में नहीं रहता है, बल्कि ये चट्टानों में पाया जाता है। और पादप फोस्फोरस की प्राप्ति है वो मिट्टी के द्वारा मृदा से करता है। तो पहला पॉइंट है, फोस्फोरस चट्टानों का घटक है तथा पादप इसे मृदा से फॉस्फेट आयनों के रूप में प्राप्त करता है। तो देखिए, बाकी जो पीछे हमने नाइट्रोजन देखा था, तो नाइट्रोजन में मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो गैस के रूप में पाया जाता है और नाइट्रोजन है वो क्या करता है, फिर नाइट्रेट के रूप में उसको बदला जाता है और फिर वो पौधों के उपयोग आता है। लेकिन जो फोस्फोरस है वो मृदा में पाया जाता है और पादप इसे फॉस्फेट घटकों के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो ये हमारे पौधों के लिए क्या क्या उपयोगी है। तो पौधों के लिए ये, एक तो मैंने आपको बताया था एटीपी, एडीपी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। एटीपी का घटक यानी जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बाद श्वसन प्रक्रिया होती है, तो जो एटीपी प्राप्त की जाती है ऊर्जा के रूप में, उसका मुख्य रूप से घटक क्या होता है, ये पादपों के रूप में जो फोस्फोरस है वो एटीपी के रूप में होता है। तो एटीपी का घटक है, अतः ये जो फोस्फोरस है वो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन अभिक्रिया में, श्वसन अभिक्रियाओं में सहायक। ठीक है, तो ये फोस्फोरस की क्या क्या उपयोग है, क्या क्या काम करता है, इसको नोट कीजिए। और फास्फोरस की कमी से भी रोग क्या होंगे, ये भी नोट कर लीजिए कि फास्फोरस की कमी से पत्ती के जो उत्तक है वो क्या होते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो फास्फोरस की कमी से पत्तियों तथा फलों के उत्तक नष्ट होने लगते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट को।
तो इसके बाद जो अगला तत्व देखते हैं वो है कैल्शियम तत्व। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca और पादप है वो कैल्शियम को कैल्शियम आयन के रूप में ग्रहण करता है Ca+2 के रूप में। तो देखिए पादपों द्वारा कैल्शियम तत्व को कैल्शियम आयन यानी Ca+2 के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो पादप होता है उसकी कोशिका भित्ति के दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए एक बीच में पटलिका पाई जाती है और उससे वो कैल्शियम की बनी होती है, जिसमें कैल्शियम होता है वो पटलिका बनाती है। तो कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम के द्वारा मध्य पटलिका का निर्माण होता है। कैल्शियम के द्वारा मध्य पटलिका का निर्माण होता है जो दो कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम की कमी से पादप कोशिकाओं में लचीलापन कम हो जाता है। कैल्शियम की कमी से पादप कोशिकाओं में लचीलापन कम हो जाता है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैल्शियम के पॉइंट नोट कर लिए। अगला तत्व हम देखते हैं पोटेशियम।
देखिए जो पोटेशियम है इसको पादप है वो पोटेशियम आयन के रूप में ग्रहण करता है। इसकी पादप को अत्यधिक आवश्यकता होती है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, रंध्रों के खुलने बंद होने को प्रेरित करता है, एंजाइमों के सक्रियण में सहायक होता है। तो इस प्रकार कई कार्य किए जाते हैं। ये वृद्धि कर रहे विभजोतक क्षेत्रों में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो देखिए इसे पादप पोटेशियम आयन यानी K+ के रूप में ग्रहण करता है। पादप को इस तत्व की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम विभजोतक क्षेत्रों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम रंध्रों के खुलने तथा बंद होने को प्रेरित करता है। इस तत्व की कमी के लक्षण सर्वप्रथम तरुण पत्तियों में दिखाई देते हैं। पत्तियां हरिमा रहित हो जाती यानी हरे रंग को हट जाता है, पत्तियां हरिमा रहित हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पोटेशियम तत्व के पॉइंट्स।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगला जो हम तत्व देखते हैं वो है मैग्नीशियम। और जो मैग्नीशियम है वो मृदा में मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। यह है मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में प्राप्त मिलता है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो मैग्नीशियम है वो किस में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। यह तत्व है हरित लवक या क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो राइबोसोम, आपको पता है राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जोड़ने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होता है, मैग्नीशियम तत्व की। तो देखिए यह तत्व है राइबोसोम की दो उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तेलीय बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तेलीय बीजों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पत्तियों को हरा बनाए रखता है। तो इसकी कमी से रोग क्या है, अगर मैग्नीशियम की कमी है तो पत्तियां हैं वो हरे रंग की नहीं होगी, पीले पड़ने लगेगी। राइबोसोम की इकाइयां हैं वो आपस में जुड़ नहीं पाएगी। तो नोट कर लीजिए पॉइंट, इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसकी कमी से पत्तियां क्या है, पीली पड़ जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम के बाद जो अगला तत्व है वो है सल्फर। तो सल्फर है वो मृदा में भी पाया जाता है और वातावरण में भी गैसीय रूप में भी पाया जाता है। मृदा में यह सल्फेट आयन के रूप में पाया जाता है, जबकि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। यह तत्व है मृदा में सल्फेट आयन SO4-2 के रूप में तथा वायुमंडल में SO2 गैस के रूप में उपस्थित रहता है।
ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में, ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में यह तत्व गंध उत्पन्न करता है। आप देखते हैं प्याज लहसुन के अंदर क्या आती है, विशेष प्रकार की स्मेल आती है, तो वो किसके कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। और अगर सल्फर की कमी होती है तो पादप में बोनापन आ जाता है, यानी इस तत्व की कमी से बोनापन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो सल्फर के बाद जो तत्व आता है वो है आयरन या लोहा। देखिए, जो आयरन को पौधों द्वारा ग्रहण तो फेरिक आयन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसको उपापचयी क्रिया में ये जब प्रयुक्त होता है तो फेरस आयन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, इस तत्व का पादप द्वारा अवशोषण फेरिक आयन यानी Fe+3 के रूप में होता है, परंतु उपापचयी क्रियाओं में इसका उपयोग फेरस आयन के रूप में होता है, Fe+2।
नेक्स्ट पॉइंट यह है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में वाहक के रूप में कार्य करता है। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर जो इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए एक वाहक होता है जिसको साइटोक्रोम बोला जाता है, और उस साइटोक्रोम का घटक क्या होता है? आयरन होता है। तो इसका उपयोग है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में वाहक के रूप में किया जाता है। तो आयरन के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। फिर अगला आता है मैग्नीज तत्व है। मृदा में ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, लेकिन पादप इसका अवशोषण है वो मैग्नस आयन के रूप में करता है। पादप इसका अवशोषण मैग्नस आयन के रूप में ठीक है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चल रहा है, पादपी क्रियाएं होती है, उस टाइम जो जल का अपघटन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होते हैं, तो उसके अंदर मैग्नीज आयन क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी अभिक्रियाओं में जल अपघटन में सहायक, और उसके अलावा ये हरित लवक निर्माण में भी सहायता करता है। हरित लवक निर्माण में सहायक। और इस तत्व की कमी से पादप में कई रोग हो जाते हैं। इस तत्व के कारण पादप में कई रोग हो जाते हैं। इस तत्व की कमी से पादपों में कई रोग होते हैं। जैसे एक मटर के अंदर स्पॉट रोग होता है, वो भी मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो इस तत्व की कमी से पादपों में कई रोग हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। अगला जो तत्व है मैग्नीज के बाद वो है बोरॉन। देखिए जो बोरॉन है वो अगर मृदा में पाया जाएगा और अगर मृदा के अंदर कैल्शियम भी उपस्थित है तो कैल्शियम और बोरॉन मिलकर कैल्शियम बोरेट का निर्माण कर लेते हैं। कैल्शियम प्लस बोरॉन
मिलकर क्या कर लेते हैं, कैल्शियम बोरोट का निर्माण कर लेते हैं, कैल्शियम बोरेट का निर्माण कर लेते हैं। अब इस कैल्शियम बोरेट का निर्माण है हो गया, तो जड़ों के द्वारा इसका अवशोषण नहीं हो सकता। जड़ें हैं वो क्या करती है, केवल बोरोन को बोरेट आयन के रूप में अवशोषित कर सकती है, वो कैल्शियम बोरेट आयन को अवशोषित नहीं कर सकती। लेकिन यदि बोरोन को जैसे ही कैल्शियम मिला हुआ है उसके साथ चिपक गया और कौन सा आयन बन गया, कैल्शियम बोरेट, तो इसका क्या लक्षण प्रकट होता है कि जिस मृदा के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर उस मृदा में फिर उस पादप में बोरोन की कमी पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मृदा के अंदर अगर कैल्शियम ज्यादा है तो जितना भी बोरोन होगा वो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट बना लेगा और वो बोरोन मृदा पादप के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाएगा, काम में नहीं लिया जाएगा, तो उस पादप में बोरोन की कमी हो जाती है। ये जो बोरोन है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, पराग कणों के अंकुरण में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो यदि पादप में बोरोन की कमी हो जाती है तो कोशिका विभाजन अवरुद्ध होता है और पादप है उसमें पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, वो बंधे होते हैं, क्योंकि पराग कणों का अंकुरण नहीं हो पाता है, पराग नलियां नहीं बन पाती और पादप कैसे होते हैं, बंधे हो जाते हैं। तो इसमें पॉइंट नोट करते हैं, जिस मृदा में कैल्शियम की प्रचुरता होती है वहां पाए जाने वाले पादपों में बोरोन की कमी हो जाती है। क्योंकि बोरोन कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम बोरेट का निर्माण कर लेता है। जिसके कारण तथा इस यौगिक का पादपों द्वारा अवशोषण नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोरोन पराग अंकुरण में सहायता करता है। अतः इसकी कमी से पुष्प बंध्य हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बोरोन के बारे में पॉइंट। इसके अलावा ये कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है। यह है कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि पराग अंकुरण के अंदर कौन सा तत्व है वो सहायक होता है, बोरोन तत्व है वो पराग नलिका का निर्माण करने में सहायक होता है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ मुख्य तत्वों को देखे। इसके अलावा भी कई तत्व है, जैसे जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। जिंक, तांबा, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब तत्व भी क्या करते हैं, पादपों के अंदर आवश्यक होते हैं। तांबा, ये होता है मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये काफी ऐसे तत्व हैं, ये भी पादपों के अंदर आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार हमने तत्वों के बारे में, वृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व, इन सब के बारे में डिस्कस किया। तो इसके साथ ही अपनी ये क्लास और आपका ये टॉपिक भी है वो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।